ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। आज से लगभग 100 साल पुरानी, लेकिन आज भी इसे दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली इमारत में गिना जाता है। जब ये बनी थी तो ये दुनिया की बस एक ऊंची बिल्डिंग नहीं बल्कि खुद में एक वर्टिकल सिटी थी। हजारों लोग, कैफे, खुद का पोस्टल सिस्टम और एक ऐसा डिजाइन जो इसे खुद में मनी मेकिंग मशीन बनाता था। और आज के डेट में लगभग 100 साल बाद भी ये अकेली इमारत हर साल $500 मिलियन से ज्यादा पैसे कमाती है। पर आप सोचो, आज के डेट में दुनिया में कितनी बड़ी इमारत है और उसके बाद ये 100 साल पुरानी इमारत आज के डेट में पैसे कैसे कमाती है और क्या खास है इस बिल्डिंग में जो आज भी इसे मनी मेकिंग मशीन बनाती है। तो आज का वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना। इसमें आपको पता चलेगा इसकी डिजाइनिंग कैसे हुई है और कैसे मॉडर्न जमाने में भी आज के डेट में इतने पैसे कमा रही है। 1920 के दशक में दुनिया पूरी तरीके से बदल रही थी। हर जगह इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बूम कर रही थी और स्टील फ्रेम के कंस्ट्रक्शन और आविष्कार ने बिल्डिंगों को ऊपर की तरफ बसाने का सपना साकार किया था। और वो एक ऐसा टाइम था जब न्यूयॉर्क जैसी सिटी में उस टाइम में जगह बहुत ज्यादा कम थी और उसका सॉल्यूशन बस एक था कि बिल्डिंग को ऊपर की तरफ बनाया जाए। और यहीं से रेस की शुरुआत हुई। बिल्डिंग को बहुत ज्यादा ऊपर बनाया जाने लगा। हर एक डेवलपर चाहता था कि उसकी बिल्डिंग सबसे ऊंची हो और इसी रीजन के कारण वहां के बिल्डर में कंपटीशन आ गया। लेकिन उस टाइम में ये बस ईगो की बात नहीं थी। बिल्डिंग को ऊपर की ओर बनाना मतलब ज्यादा फ्लोर और ज्यादा रेंट और इससे बहुत ही ज्यादा पैसे की कमाई होगी और एक इमारत आने वाले टाइम में खुद एक बिजनेस बन सकती थी। और इस बात को बहुत ही अच्छे से समझते थे जॉन रेकब ऑली स्मिथ। और उसके बाद 1929 में उन्होंने ऐलान किया एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का। और उनका एम पूरी तरीके से क्लियर था कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाना है और इतिहास में ये बिल्डिंग सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। और जब इस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया तो प्रीमियम और लग्जरी ऑफिस बनाए गए और उस टाइम में बहुत बड़ा रेडियो एंटीना लगाया गया। और उसके बाद एयरशिप की डॉकिंग स्टेशन उन्होंने इस बिल्डिंग में बनाई। लेकिन इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा समस्या थी। जैसे जैसे बिल्डिंग की ऊंचाई ऊपर जाती, लागत बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती और यूज वाला स्पेस कम होता जाता और एक टाइम के बाद ऊंचाई मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान बन जाती थी। और उस टाइम में न्यूयॉर्क जैसी बड़ी सिटी का नियम था कि कोई भी बड़ी इमारत किसी भी सड़क की रोशनी नहीं रोक सकती। और यही एक रीजन था कि इस बिल्डिंग में इमेजिनरी 25 डिग्री का स्लोप बनाया गया। और जब उसके बाद बिल्डिंग को बनाया गया तो लाइन के बाहर नहीं जा सकती थी। और उस टाइम में ज्यादातर लोग इस नियम के हिसाब से पिरामिड शेप के बिल्डिंग ही बना पाते थे। लेकिन एम्पायर स्टेट के आर्किटेक्चर ने यहाँ पे भी खेल पलट दिया। कानून में बहुत ही ज्यादा एक छोटा लूप होल था। अगर बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा प्लॉट एरिया सिर्फ 25% रह जाए तब जाके उस स्लोप को बहुत ही ऊपर की ओर ले जा सकता है। और उस टाइम में इसके आर्किटेक्ट ने बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाया, नीचे से बहुत सारे सेटबैक लगा दिए और फिर 5th, 20 और 30 फ्लोर पे और उसके बाद 40 फ्लोर तक ये बिल्डिंग सीधे ऊपर की ओर गई। और इसका रिजल्ट ये आया कि 3 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस बना और पहले से भी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम ऑफिसेस खुल गए और यहाँ पे बहुत ही कम एलिवेटर यूज हुआ और इससे रेंट भी पर फ्लोर बढ़ गया। और वो एक ऐसा टाइम था जब उस टाइम में ज्यादातर डेवलपर मैनहट्टन में काम कर रहे थे। लेकिन एम्पायर स्टेट के ओनर ने उस टाइम में यहाँ पे फ्यूचर देखा। उन्होंने शहर के बीच में $16 मिलियन में जमीन खरीदी और पहले यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पुराना होटल था जिसे बाद में तोड़ दिया गया और उसको तोड़ने के बाद मिला 400 फीट लंबा 200 फीट चौड़ा प्लाट। और इस जमीन को उस टाइम में $16 मिलियन में खरीदा गया था। आप सोचो आज भी ये अमाउंट कितना बड़ा अमाउंट है। और ये जमीन उस टाइम में बहुत बड़ी जमीन थी, इतना बड़ा कि उस टाइम में न्यूयॉर्क जैसी सिटी में इतनी बड़ी जमीन मिल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और यहीं पे दुनिया के सबसे ऊंची इमारत की नींव रखी गई और इसका बजट उस टाइम में $35 मिलियन था। आज भी आप सोचो ये अमाउंट कितना ज्यादा बड़ा है। और इसको बनाने की डेडलाइन 1 मई 1931 थी और ये डेडलाइन अगर मिस हो जाती तो उस टाइम बिल्डिंग खाली रह जाती। तो उस टाइम में बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी लेवल में इसमें काम हुआ। प्री फैब्रिकेटेड स्टील का इसमें बहुत ही ज्यादा यूज हुआ। 3000 से ज्यादा वर्कर 4 फ्लोर हर हफ्ते तैयार होता था। यहाँ तक के लिए वर्कर के लिए उस टाइम में बिल्डिंग के अंदर रेस्टोरेंट थे ताकि बाहर जाने में वो अपना समय ना बर्बाद कर पाए। 6 महीने में पूरा स्टील का स्ट्रक्चर तैयार हुआ और अगले 6 महीने तक पूरी बिल्डिंग की फिटिंग स्टार्ट हो गई। और इसके बनने के बाद इसकी कॉस्ट $25 मिलियन आई। आप सोचो इसके बजट से कम में ये बिल्डिंग बन गया। लेकिन जैसे ये बिल्डिंग बन के तैयार हुई अमेरिका में सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। 12 मिलियन से ज्यादा लोग उस टाइम में बेरोजगार हो गए
और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पूरी तरीके से खाली पड़ गई और उस टाइम में लोग भी इसे एम्प्टी स्टेट बिल्डिंग कहने लगे। लेकिन बिल्डिंग के पास बहुत ही ज्यादा सीक्रेट वेपन था। बिल्डिंग के 86 और 102 फ्लोर पे म्यूजियम था और उसमें $1 पर टिकट के प्राइस रखी गई थी। पहले ही साल 10 लाख से ज्यादा विजिटर वहां देखने आए और 1930 में यही चीज इस बिल्डिंग के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स बना। और इस बिल्डिंग के ऊपर लगा एंटीना एक टाइम के बाद गोल्ड माइन बना। ऊपर का एंटीना एयरशिप को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये बाद में जाके टीवी प्रसारण के लिए यूज हुआ। एनसीबी ने यहाँ 50,000 वाट का ट्रांसमीटर लगाया और इसके सिग्नल 100 माइल्स तक पहुंच गए और बाद में जाके एम्पायर स्टेट बिल्डिंग अमेरिका के टीवी नेटवर्क का बैकबोन बना। और उस टाइम में यहाँ पे 1930 में $6 लाख की कमाई हुई, जिसका मतलब है आज के टोटल 7 मिलियन। तो जाहिर सी बात है उस टाइम में भी ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा पैसे बना रही थी और आज के डेट में भी पैसे बना रही है। आज के डेट में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से ऑफिस रेंट हर साल $350 मिलियन आता है और टीवी और रेडार से हर साल $30 मिलियन की इनकम होती है। और इसमें बना म्यूजियम आज के डेट में $130 मिलियन की हर साल कमाई करता है। अगर हम पूरे इनकम को जोड़ दे तो लगभग $2 बिलियन। तो आज के डेट में लगभग 100 साल बाद भी ये पुरानी बिल्डिंग बहुत सारे मॉडर्न स्काई स्क्रैपर को पछाड़ रही है। और इसके पीछे का रीजन है कि इसे बस ऊंचा नहीं बनाया गया था, बल्कि इसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के डिजाइन किया गया था और इसकी प्लानिंग बहुत ही सटीक थी। आज के डेट में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खुद में बस एक इमारत नहीं, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का नतीजा है। स्मार्ट डिजाइन और सही समय पे रिस्क लेने का एक जीता और जागता नमूना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।